पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मुकद्दर के पन्ने कभी उनके कोरे नहीं हुआ करते। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगाज हो चुका है फ्यूचर कोचिंग क्लासेस का। फ्यूचर कोचिंग क्लासेस मतलब आप सभी का भविष्य। भाई आज से आप सभी को इस कोचिंग क्लासेस पर रेगुलर रूप में डे बाय डे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी किस क्लास के, तो भैया आपके प्रश्न का आंसर ये है कि आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान और कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के सभी जो क्वेश्चन होंगे और 1 शॉर्ट वीडियो और बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी होगी वो सब कुछ इसी YouTube चैनल माध्यम के साथ करवाया जाएगा। तो भाई हमारी और आपकी मेहनत रंग लाए। जो होने वाले सन 2025 में यूपी बोर्ड के परीक्षा के एग्ज़ाम हैं, उन सभी परीक्षा प्रणालियों को हम बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए उज्जवल कर सकें, जिससे आपका और आपके आने वाली भावी पीढ़ी का और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी सदस्यों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। भाई तो आप सभी से उम्मीद यही है कि आप लोग समर्थन बनाए रखेंगे। तो क्या करते हैं, आज भाई 1 शॉर्ट रूप में चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का पहला चैप्टर चालू करते हैं बेटा, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणें। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया और क्या होती है रासायनिक समीकरण, आज के बेटा सेशन में हम लोग पहचानने वाले हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है और क्या होती है रासायनिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, एक बार अच्छे तरीके से सेशन को लाइक कर दीजिए और कापी कलम निकाल लीजिए और बिना किसी डिस्टरबेंस के आप लोग क्या करिए, पढ़ाई को चालू करिए। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्या होती है बेटा रासायनिक अभिक्रिया, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है रासायनिक समीकरण। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। तो जैसे मान लिया आप लोग हेडिंग लगा लीजिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बात समझ गए। तो इस चैप्टर में बच्चों हम बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ठीक है आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि उन सभी क्वेश्चनों को एक सेट में हम लोगों ने हल किया है और वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, तो भाई अब हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझते हैं। जैसे मान लिया बेटा हमने लिखा A+B = C। ठीक है, ये कोई एक रिएक्शन हमने लिख दी। अब ये रिएक्शन लिखी है तो भाई अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल भाई रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। देखिए जैसे हमने कहा इधर वाला जो पार्ट है उसको बेटा हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो अभिक्रिया का इधर का पार्ट होगा उसको बेटा हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो भाई अभिक्रिया के 2 पार्ट हो गए, एक को हमने अभिकारक कह दिया और दूसरे को बेटा हमने क्या कह दिया, उत्पाद कह दिया। अब बात समझिए, जैसे हम पूछें कि ये क्या है तो आप कहेंगे सर अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। हमने कहा ये क्या है तो आपने कहा सर अभिकारक है। लेकिन भाई यहाँ पर अणु हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो अगर हम कहें ए क्या है तो आप कहेंगे सर ये अभिकारक अणु है। हमने कहा बी बेटा क्या है तो ये भी अभिकारक अणु है। तो भाई अब एक क्वेश्चन हमने आपसे पुटअप किया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। भाई अगर ए और बी क्रिया कर रहे हैं, सी बना रहे हैं, अब ये ए और बी क्रिया करके सी बना कैसे रहे हैं, तो हमने कहा कि जब ए और बी के बीच में आपस में क्या होती है बेटा, टक्कर होती है। क्या होती है, टक्कर होती है। ठीक है, बात समझ गए। जब इनके बीच टक्कर होती है तो क्या होता, सी का निर्माण होता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि अभिकारी अणुओं के आपस में टकराने से रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा, संपन्न होती हैं। फिर से एक बार हमने क्या कहा, अभिकारी अणुओं के आपस में टकराने से रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी।
भाई ये आपका एक अभिकारक अणु है, ये आपका, तो यहां पर मिनिमम अणु कितने हैं बेटा? 2 हैं। भाई एक अभिकारक अणु होगा तो टक्कर किससे करेगा? मतलब एक में संभव नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, यहां पर बेटा कितने हैं? 2। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्रिया करके नए गुणधर्म के नए उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार हमने क्या कहा? जब बेटा 2 या 2 से अधिक, ठीक है, यहां पर या तो 2 हो या तो 2 से अधिक हो, तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्रिया करके नए गुणधर्म के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसे बेटा क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे सर नए गुणधर्म के नए पदार्थ, ये चीज नहीं समझ पाए। चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं समझ पाए, हम समझाते हैं। हम है किस लिए? भाई हम इसीलिए तो हैं कि आपको समझाएं और समझाने का प्रयास करें। तो देखिए, जैसे मान लिया बेटा हमने रिएक्शन लिखी C+O2 इज इक्वल टू CO2। बेटा C को क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन। और O2 क्या है? O2 आपकी है ऑक्सीजन। तो ये भैया हो गया कार्बन, और ये आपका हो गया ऑक्सीजन। C को फिर से बताओ क्या कहते हैं? C को बेटा कहते हैं कार्बन। और 2 को क्या कहते हैं? 2 को बेटा कहते हैं डाई, ठीक है। और O को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। तो क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया। अब भाई ये कार्बन डाई ऑक्साइड तो हो गया। अब ये है क्या? ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन का गुणधर्म कुछ अलग है, ऑक्सीजन का गुणधर्म कुछ अलग है, और कार्बन डाइऑक्साइड का गुणधर्म कुछ अलग है। भैया आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है इसको प्राणवायु कहते हैं। विदाउट ऑक्सीजन हम जीवित नहीं रह सकते हैं ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भाई ज्यादा सांद्रता हो जाती है ना, तो हम तड़फने लगते हैं, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो यहां पर कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड का गुणधर्म कुछ अलग है, और ऑक्सीजन का गुणधर्म जो है बेटा वो क्या है? कुछ अलग है। तो रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं उदाहरण C+O2 बराबर CO2। भाई फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, ये इतना हो गया। अब देखिए भाई, अब बात हम करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन एक बार फिर से परिभाषा बात कर लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके नए गुणधर्म के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण बेटा कौन हो गया? C+O2 बराबर CO2। कार्बन की अभिक्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से, तो बन गई आपकी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। किसकी? रासायनिक, ठीक है, समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो भाई रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे मान लिया इसी को लिखते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, अब की बार है S+O2 कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको सल्फर, इसको डाई, इसको ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ये आपकी सल्फर है। तो हमने कहा ये जो लिखी है वो क्या है? एक रासायनिक समीकरण। तो आप कहेंगे सर जी कुछ देर पहले आपने तो कहा था कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, अब आप कह रहे रासायनिक समीकरण है। तो बेटा थोड़ा इमेजिन करिए, जैसे मान लिया ये लिखी है रिएक्शन, तो आपके सर ने कहा कि बेटा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आपने बता तो दिया, लेकिन अब आपके सर ने कहा कि एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल का सर के सामने तुम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला के कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिखाओगे? ऐसा तो भाई नहीं है, संभव ही नहीं है। मान लिया चलो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला के आपने दिखा भी दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बेटा बहुत नुकसानदायक होती। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाना है तो तुम क्लोरोफॉर्म बना दिए वहां पर, तो सबको बेहोश कर दिए, पता लगा निषेधक के रूप में प्रयोग उसका होता है। तो हर एक अभिक्रिया को हम बना नहीं सकते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए, कुछ सूत्र बनाए गए। क्या बनाए गए बेटा? कुछ प्रतीक बनाए गए, ठीक है, और कुछ क्या बनाए गए बेटा? सूत्र बनाए गए।
ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो प्रायः रासायनिक समीकरण ही होती है, या अगर कहें कि रासायनिक समीकरण प्रायः बेटा क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। चाहे हम रासायनिक समीकरण कहें चाहे रासायनिक अभिक्रिया कहें, बात एक ही है, लेकिन रासायनिक समीकरण को कुछ सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ गए? फिर से समझो कायदे से, बिल्कुल मन लगा के, मक्खन ना हो जाए तो बेकार है भाई। हमने क्या कहा, हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो प्रायः रासायनिक समीकरण ही होती है, लेकिन इसे कुछ प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हमने फील आपको करवाया है भाई, ये नहीं बताया कि ये क्या हो गई, समझे? तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रयोगशाला में होती हैं उनको बेटा लिखने का जो मेथड है, मेथोडोलॉजी जो है वो क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती है। रासायनिक समीकरण केवल एक लिखने का तरीका है। बात समझ गए? क्या है बेटा, लिखने का केवल एक तरीका है। तो भाई रासायनिक अभिक्रियाएं जो लैब में, आपके घर में, दैनिक जीवन में, वातावरण में होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, जस्ट उनको प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा लिख देते हैं किताबों में, वही क्या हो जाती है, रासायनिक समीकरण। तो बेटा क्या हो गई रासायनिक समीकरण, परिभाषा क्या होगी कि रासायनिक अभिक्रिया प्रायः रासायनिक समीकरण ही होती है, लेकिन इसे कुछ प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे बेटा क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। आई होप बिल्कुल अच्छे से मक्खन हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब भाई हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण बेटा कितने प्रकार की होती है। देखो, जिसने ये वीडियो देख लिया है पहले से, भाई आप एग्जाम के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या करिए, आप वीडियो को इंटू 2x की स्पीड पर लगा करके देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से मक्खन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ गए? आज के सेशन में हम वो बातें आपसे बताएंगे जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े जरूर होंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, अलग ढंग से। तो बेटा रासायनिक समीकरण जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक जो होती है वो होती है संतुलित, कैसी होती है, संतुलित होती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो बेटा कैसी होती है, असंतुलित होती है। ठीक है, बात समझ गए? असंतुलित होती है। तो एक हो गई संतुलित, एक हो गई असंतुलित। जैसे मान लिया एक रिएक्शन हमने लिखी, क्या लिखा बेटा, N2 + H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया तो बेटा आपकी बन गई NH3, अमोनिया। क्या बन गई, अमोनिया। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। थोड़ा नए नए एग्जाम्पल लेंगे तो आपको आगे हेल्प मिलेगी। इसको बेटा क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोजन। और इसको बेटा क्या कहते हैं, अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया। अब देखो, अभिक्रिया के बेटा दो पक्ष होते हैं। ये क्या होता है, LHS होता है, और ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका RHS। तो एक LHS हो गया, एक RHS हो गया। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, यहां पर नाइट्रोजन बेटा 2 हैं, यहां पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, मतलब क्या है कि इधर N बराबर है आपके 2 और इधर N बराबर आपका है 1। भाई इधर H बराबर है आपके 2, इधर H बराबर है आपके कितने बेटा, 3। तो जब H बराबर 3, H बराबर 2, N बराबर 2, N बराबर 1, तो भाई एक चीज समझो, LHS और RHS में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, असमान है। क्या है बेटा, असमान है, अलग अलग है, समान नहीं है भाई। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके, ठीक है, अभिक्रिया क्या, बात एक ही है, लेकिन रासायनिक समीकरण कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, अर्थात LHS और RHS में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, बराबर नहीं होती है, क्या कहलाती है बेटा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और इसको अथवा में हम कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। किसको बेटा, कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं।
ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको लिखना असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संतुलित की। तो भाई इसको बराबर करते हैं, यहां पर बेटा 2 थे तो 2 कर देते, यहां पर 2 3 जा 6 होगा तो यहां पर 3 कर दे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, और इधर देखो इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं बेटा 2 है। इधर हाइड्रोजन 3 2 जा 6 है तो इधर भी 6 है। ठीक है, बात समझ गए। तो यहां पर 6 हो गए, यहां पर हाइड्रोजन बेटा कितने हो गए, हाइड्रोजन आपके हो गए 6 और नाइट्रोजन हो गए 2। यहां पर हाइड्रोजन देखिए, यहां पर भी 6 है और नाइट्रोजन तो यहां पर 2 ही है। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में क्या होता है बेटा, क्या होता है भाई, जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई लीजिए। 1 2 3 हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की, जो यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला है 4 मार्च को, आपका बेटा विज्ञान का पेपर है, उन्हीं सब की हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा हम डीप में तो जाएंगे लेकिन इतना डीप में नहीं जाएंगे जिनका कोई महत्व ना हो। बात समझ गए भाई, उन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं जिनका कोई पेपर में क्या हो बेटा, महत्व हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमें कितने पढ़ने हैं उनको आप लोग देख लीजिए। तो पहला अभिक्रिया का प्रकार पढ़ना है बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को बेटा हम लोग एक और नाम से जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 3 तरीके से पूछी जा सकती है, संयोजन, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, हाँ सही। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर दूसरा, तो दूसरा बेटा होगा वियोजन अभिक्रिया। कैसा होगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, या इसको बेटा हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की, जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद बेटा 4 नंबर पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, शायद हमारे मार्कर को भाई प्यास लगी है, अभी इसकी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर पर क्वेश्चन बेटा आपका कौन आता, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, ऊष्माक्षेपी। क्या होता है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिख देते हैं, अभी लिख देते तो अभिक्रिया आप लोग समझ जाएंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको क्या पढ़ना है, ऊष्मा शोषी। क्या पढ़ना है बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर बेटा आपको क्या पढ़ना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय, और इसी में आपको क्या पढ़ना है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको 7 हो गई, आपको अगली रिएक्शन पढ़नी है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसके अंतर्गत आपको 2 पढ़नी है, एक पढ़ना है ऑक्सीकरण
और दूसरा बेटा क्या पढ़ना है, अपचयन। बात समझ गए? इतनी अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। तो ऑक्सीकरण को बेटा एक अदर नाम होता है जिसको हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं बेटा? उपचयन। ठीक है, लिख रहे हैं, उपचयन के नाम से भी जानते हैं। दिखाई दे रहा होगा भाई? ठीक है, तो इतनी अभिक्रियाएं हमको पढ़नी है भाई। एक एक जो होता जाएगा उसको हम टिक करते जाएंगे, बात खत्म होती जाएगी। बात समझ गए? तो भाई पहली अभिक्रिया को चालू करते हैं जिसका नाम है बेटा संयोजन, योगात्मक या फिर संकलन अभिक्रिया। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से लिखिए इसको। अब बेटा चलिए बात करते हैं किसके बारे में, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, यहां पर लिखते हैं भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसको जरा कायदे से आप लोग समझिएगा। देखिए जैसे मान लिया हमने लिखा, अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया था लेकिन समझ लीजिए फिर से। ये C लिखा है, ये O2 लिखा है, बराबर क्या हो गया आपका CO2 हो गया। ठीक है, तो ये C है, ये O2 है, ये आपका क्या हो गया CO2 हो गया। कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, आपका क्या बन गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो अभिकारक हैं उनकी संख्या कितनी है बेटा, अभिकारक कितने हैं, अभिकारक हैं आपके दो अभिकारक। दो अभिकारक मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, एकल उत्पाद बना रहे हैं। कैसा उत्पाद? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का मतलब क्या है? एकल का मतलब है अकेला। कैसा बेटा? अकेला। अकेला उत्पाद मिलके बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा हम कहते हैं एकल उत्पाद। तो अब कुछ लोग समझ रहे होंगे उत्पाद क्या होते हैं, तो भाई इसको भी समझ लो। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होता है वो बेटा क्या कहलाता? उत्पाद कहलाता। और अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों को बेटा क्या कहते हैं? अभिकारक। तो यहां पर C कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक, और CO2 क्या है? उत्पाद है। समझ गए? तो हम इसको कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, क्या कहते हैं बेटा? जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से बताया जाए, हमने कहा कि जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संकलन, योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे जब कार्बन को वायु के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? C+O2 बराबर CO2। दूसरा एग्जाम्पल भाई आप चाहे तो लिख सकते हैं, आपको हमने अभी बताया था S+O2 बराबर बेटा क्या होगा? SO2। लिखेंगे कि जब सल्फर को वायु में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यहां से आपका बेटा खत्म हो गया क्या? संयोजन अभिक्रिया। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यहां पर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको हम बताते रहेंगे। ठीक है, पहली अभिक्रिया बेटा कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं किसके बारे में? वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से देखिएगा बेटा। यहां पर हम लिख क्या रहे हैं? वियोजन। ठीक है, वियोजन। तो वियोजन का मतलब बेटा क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना होता है। जब कोई टूट जाता है, क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? टूटने का मतलब समझ रहे हो? हम वो टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, टूटने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए ना, उसको टूटना कहते हैं। ठीक है, तो भाई जब कोई टूट जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे लिखा बेटा KClO3, इसको कहते हैं बेटा पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। तो ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये बेटा टूटता है KCl+O2 में। ठीक है, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और इसको बेटा क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो जब इसको तोड़ा भाई, बैलेंस कर लेते तो यहां पर 2 और यहां पर भी बेटा 2 और यहां पर 3। ठीक है,
परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए एक 20 से 25 मिनट का बेटा लेक्चर बनेगा, तो उस लेक्चर में आपको हम क्या करेंगे, स्पेशली एक बनाया हुआ ट्रिक मेथड, उसके द्वारा हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम बेटा क्या करेंगे, आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाएंगे। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए, इस चैप्टर को 1 शॉट के रूप में पढ़िए। उसके बाद आपको एक दिन के बाद जस्ट क्या होगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को आराम से संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बेटा पोटेशियम क्लोराइड को क्या किया हमने, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया। तो भाई ये क्या है बेटा, ये एक अभिकारक है। इसको इधर वाले को क्या कहते थे, अभिकारक। अब देखो अभिकारक कितना है, एक है, तो इसको हमने लिख दिया एकल अभिकारक। क्या लिख दिया बेटा, एकल अभिकारक। और ये बेटा क्या है, उत्पाद है। तो उत्पाद कितने हैं, उत्पाद बेटा है 2। अब 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे। इसके बाद चाहे जितने हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बात समझ गए। तो भाई समझो, जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक, जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, अब चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो भाई वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। कैसे होती है, देखो जरा। पहली होती है बेटा ऊष्मीय वियोजन। कैसा होता है, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, और दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। और बेटा एक होता है आपका कैसा, एक ऊष्मीय वियोजन, एक बेटा आपका हो गया प्रकाशीय वियोजन, और दूसरा आपका होता है विद्युत वियोजन। क्या होता है बेटा, विद्युत वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन। तो यहां से हम चालू करते हैं, ऊष्मीय वियोजन में चालू करते हैं। यहां से इसको ए लिख देते हैं, इसको बेटा बी चालू करते हैं, और इसको सी कह देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए, जैसे हमने लिखा CaCO3 इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिख दिया बेटा, ऊष्मा लिख दी। ठीक है, या इसकी जगह पर डेल्टा लिख सकते हो। डेल्टा का मतलब ऊष्मा ही होता है या ताप होता है। तो जब इसको ताप देंगे तो ये बदलेगा CaO प्लस CO2 में। इसको बेटा Ca को कैल्शियम कहते हैं, तो लिख दे कैल्शियम, ये होगा कैल्शियम। और CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट, तो ये होगा कार्बोनेट। तो ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम, इसको ऑक्साइड, तो ये क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ गए। ये आपका क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये आपका क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये अभिक्रिया आपकी लिख गई। अब देखिए भाई, ये अभिक्रिया आपकी लिखी हुई है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा दी तो ये टूट गया CaO और CO2 में, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हमने तोड़ दिया। तो जब कोई एकल अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब कोई एकल अभिकारक क्या होता है, ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक, ठीक है, उत्पादों में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर बी चलते हैं भाई। ठीक है, बात समझ गए। पॉइंट नंबर कैसा बेटा, बी। तो पॉइंट नंबर बी क्या है, प्रकाशीय वियोजन। तो जैसे हमने लिखा AgCl, ठीक है, यहां पर बेटा लिखा प्रकाश। क्या लिखा, प्रकाश। तो ये बदल गया Ag प्लस Cl2 में, और इसको बैलेंस किया तो यहां पर 2 किया, और यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है
Ag को बेटा कहते हैं सिल्वर, क्या कहते हैं सिल्वर, और Cl को क्या कहते हैं क्लोराइड। तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। और इस इधर Ag को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिल्वर। और Cl2 क्या Cl2 को बेटा क्या कहेंगे, क्लोरीन कहेंगे, क्या कहेंगे क्लोरीन। तो ये सिल्वर हो गया, ये क्लोरीन हो गया। तो जब कोई एकल अभिकारक, देखो अकेला है, जब कोई एकल अभिकारक प्रकाश के प्रभाव से क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, तो भाई इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या कहते हैं बेटा, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो यहां से ये आप दो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फिर बात करते हैं बेटा विद्युत वियोजन, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम केवल विस्थापन अभिक्रिया तक चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद बेटा हम द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा, ये अलग वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो इसके लिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाई चलिए, नोट हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा किसके बारे में, अब बात करते हैं हम विद्युत वियोजन के बारे में। तो पहले विद्युत वियोजन को थोड़ा हम डीपली आपको समझा देते हैं। एक प्रश्न लगा लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि जल के विद्युत वियोजन में, जल के विद्युत वियोजन में, विद्युत वियोजन में उत्पन्न हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कह रहा है जल के विद्युत वियोजन में उत्पन्न हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस का अनुपात क्या होगा। तो रिएक्शन लिख रहे हैं भाई H2O, जल हो गया। अब इसमें क्या दी, विद्युत धारा, क्या दी बेटा, विद्युत धारा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, विद्युत धारा। तो जब विद्युत धारा देंगे तो ये टूटेगा H2 प्लस O2 में, किस में बेटा, H2 प्लस O2 में। तो ये हो गया H2O, ये हो गया H2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 होगा, यहां पर भी 2 होगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगले वीडियो में हम हिट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे, उसकी सहायता से आपको हर एक अभिक्रिया को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा क्वेश्चन क्या था कि जल के विद्युत वियोजन में उत्पन्न हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के अनुपात का मतलब अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल, और ऑक्सीजन बेटा कितना है, 1 मोल। तो अनुपात क्या निकला, 2:1। लेकिन रुक जाइए, रुक जाइए, क्वेश्चन का आंसर तो सही है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन को बेटा उल्टा कर देता, पलट देता है। आपने रट के रखा है, किताबों में दिया है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, और आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई है, लेकिन पलट दिया उसने क्वेश्चन और पूछ लिया बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। अब बच्चे क्या करते हैं, रट के रखा है 2:1, 2:1, 2:1, वही बोल रहे रट्टू तोते के जैसे, कॉन्सेप्ट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको क्या करना है बच्चा, कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, और क्वेश्चन पूछ रखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यहां पर 1 मोल है तो ऑक्सीजन को 1 करेंगे, और अनुपात कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2। तो आंसर होगा बेटा 1:2, ना कि 2:1। बात समझ गए। तो जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पूछे तब 2:1 होगा, और जब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन पूछे तो 1:2 होगा। यही क्वेश्चन डाउटफुल है, समझ गए भाई। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट, जल्दी से भाई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा विस्थापन अभिक्रिया की। क्या होती है भाई विस्थापन अभिक्रिया, इसको चलिए समझते हैं बेटा। देखिए विस्थापन अभिक्रिया अब हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया।
तो विस्थापन अभिक्रिया में एक बेटा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और उस प्यारे से कॉन्सेप्ट से इसको हम हल करने वाले हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करिए आप लोग, आपके विद्यालय में क्या होता है, आपके सर बैठे हैं, सर बैठे आपको पढ़ा रहे थे, अचानक से आपके प्रिंसिपल सर आ गए। बेटा जैसे प्रिंसिपल सर आए आपके सर खड़े हो गए। अच्छा ऐसा सर में क्या था जो सर खड़े हो गए प्रिंसिपल सर को देख करके? भाई प्रिंसिपल सर की सक्रियता ज्यादा थी। क्या थी बेटा? सक्रियता ज्यादा थी। सक्रियता ज्यादा थी तो उन्होंने आपके सर को कुर्सी से आपको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। अब मान लिया प्रिंसिपल सर बैठे हैं, तब तक मैनेजमेंट सर आ गए, तो मैनेजर सर जैसे आए उन्होंने क्या कर दिया? आपके प्रिंसिपल सर को विस्थापित। उन्होंने कहा नहीं, वो खुद उठ गए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर की सक्रियता कम है बेटा किसकी अपेक्षा? मैनेजर सर की। तो भाई हर कोई आजकल क्या कर रहा है? अपनी सक्रियता को लेकर के अपने से कम सक्रिय को क्या कर रहा है बेटा? विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार का खेल होता है विस्थापन अभिक्रिया में। जैसे एक रिएक्शन लिखी है AB + C इज इक्वल टू AC + B। इस अभिक्रिया में क्या हुआ भाई? A के साथ B चुपचाप बैठा था, ये अगला आया C ने क्या किया? B को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर खुद बैठ गया, बेचारा B बाहर चला गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाई। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन होता है, पहले आपको तो हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बताते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया को बिल्कुल लिख के क्लियर करके बताएंगे। तो जब कोई एक अधिक सक्रिय तत्व क्या करता है? अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करके उसका स्वयं स्थान ले लेता है, तो इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हमने क्या कहा? जब कोई एक अधिक सक्रिय तत्व क्या करता है? किसी कम सक्रिय तत्व को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करके उसका स्वयं स्थान ले लेता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको आप समझिए कायदे से। प्रश्न कैसे पूछा जाता है भाई? प्रश्न बेटा आपसे पूछा जा रहा है, दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे की कील को ठीक है कापर सल्फेट के जलीय विलयन में डालने पर लोहा कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। क्यों? कापर को विस्थापित कर देता है। क्यों? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमने लिखा कि जब लोहे की कील को कापर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो लोहा कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। क्यों? ऐसा रीजन क्या है? चलिए भाई रिएक्शन के थ्रू देखते हैं और पहले एक बीकर बनाते हैं, बीकर के बढ़िया आराम से कायदे से देखते हैं। भाई ये आपका एक क्या है? बीकर है। अब देखो इस बीकर में बेटा कौन भरा है? लोहे की कील को कापर सल्फेट के जलीय विलयन। तो कापर सल्फेट यहां पर क्या होगा? CuSO4। कैसा? जलीय है, तो जलीय के लिए हम AQ लिखते हैं। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय। लोहे की कील अर्थात ये क्या होगा बेटा? Fe होगा। विस्थापित कर देती, इसका स्वयं स्थान लेगी, तो Cu की जगह पर कौन आएगा? Fe। तो ये होगा बेटा FeSO4 और प्लस क्या होगा? Cu होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? इसके अंदर था CuSO4। कौन था बेटा? CuSO4। तो इसके अंदर पूरे विलयन के अंदर क्या था? CuSO4। ठीक है, तो ये CuSO4 पूरे विलयन में हो गया। अब इसके अंदर एक हमने लोहे की कील डाल दी ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से एक लोहे की कील डाली। तो जैसे लोहे की कील पड़ी तो ये लोहे की कील जो थी बेटा
इसकी सक्रियता थी ज्यादा, तो सक्रियता ज्यादा होने के कारण इसने क्या किया, इसने Fe को, ठीक है, Fe के स्थान पर मतलब Cu के स्थान पर जाकर के बैठ गया और यहां से इसने क्या किया, Cu को हटा दिया और बन गया Fe और Cu विलेन में मुक्त हो गया। अब सभी को पता होगा कि विलेन में यह Cu2+ आयनों के रूप में मुक्त होता है। बात समझ गए? तो विलेन में Cu2+ आयनों के रूप में मुक्त हो गया। भाई Fe ज्यादा सक्रिय था तो इसने क्या किया, Cu को हटा दिया और इसकी जगह खुद बैठ गया और यहां पर Fe Cu2+ आयनों के रूप में बेटा क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, बात समझ गए? अभी इसको बैलेंस करके कायदे से आपको बता रहे हैं। तो ये आपका है कॉपर सल्फेट आयरन, ये फेरस सल्फेट, ये आपका क्या है, कॉपर है। तो यहां पर हुआ क्या है, अब ये इसका जलीय विलेन बन गया Aq और ये बेटा सॉलिड अवस्था में होता, ये भी कैसा, ठोस अवस्था में होता, क्योंकि कील कैसी थी, ठोस थी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व, Cu और Fe क्या है बेटा, तत्व है, जब कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व और ये विलेन है, तो विलेन कैसा है बेटा, जलीय है। कैसा है, जलीय। ठीक है, और जलीय विलेन होता है ना, तो ये जलीय विलेन हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम कि जब कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के जलीय विलेन से विस्थापित कर देता है और विस्थापित कर उसका स्वयं स्थान ले लेता है, तो इस अभिक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट विलेन को विस्थापित कर देता है, मतलब लोहा कॉपर सल्फेट विलेन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट विलेन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे का स्थान कॉपर से ऊपर है, अर्थात कॉपर जो है वो लोहे से कम सक्रिय है। ठीक है, इस वजह से लोहा कॉपर सल्फेट विलेन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये रिएक्शन लिख देंगे और आपको बेटा फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे। बात समझ गए? तो भाई इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन होता है वो बेटा कंप्लीट होता है। और आपको बता दें कि विलयन का रंग गायब हो जाता है और धीरे धीरे विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा Cu2+ आयन जो होते वो नीले रंग के होते। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि लोहे की कील को डालने पर कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग होता है वो गायब होकर नीला क्यों हो जाता है? भाई समझो, अभी तक जो विलयन का रंग था वो Fe आयनों के कारण था, लेकिन जब Fe इसके स्थान पर चला गया तो अब कौन आ गया, Cu2+ आयन। तो Cu2+ आयन के कारण अब विलेन का रंग बदल जाएगा। तो पहले कुछ और होगा क्योंकि Fe के कारण विलेन का रंग था, और अब किसके कारण, Cu थे, तो अब Cu++ आयनों के कारण विलेन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए? फटाफट से जल्दी से आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बिल्कुल भाई अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है संयोजन, संकलन और वियोजन और बेटा विस्थापन अभिक्रिया को। तो द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणी और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, विकृत गंधिता और संक्षारण, इसकी चर्चा बेटा हम अगले के लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। भाई हमारे कोचिंग क्लासेस के साथ अर्थात फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।